Hi everyone, I hope all of you are doing well. I am Anat Sharma from Olive Board and I'm here with this very special session for all of you. This is going to be very important for all those who are preparing for RBI Grade B examination and who want to crack the examination in this attempt itself. तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ all your subjects, आपके 7 subjects हैं examination में, right, including your phase 1 and phase 2. तो हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके लिए एक टिप लेकर आई हूँ. वी आर गोइंग टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स. हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं. हम बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे दैट विच आर द इजियर सेक्शंस एंड विच आर द डिफिकल्ट सेक्शंस. कौन से टॉपिक्स इजी हैं, कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम सेग्रीगेट करेंगे एंड हम देखेंगे कि हम क्या टॉपिक्स इजीली कवर कर सकते हैं, कैसे कवर करना है, कैसे नहीं कवर करना है. That we are going to discuss in this session. बने रहिएगा इस सेशन में एंड तक because we are going to discuss in very much detail and this is going to be really very beneficial for all you aspirants preparing for this examination. Alright, so let's not waste time and let's begin with the session. If you want to download this PDF, you can do it from the Olive Board app. What you have to do is you have to go to the Olive Board app. वहां पर there is going to be a courses section. कोर्सेज में जाएं, वहां पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का अलग से सेक्शन बना होगा, वहां से यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ. ठीक है, तो हम यहाँ बोथ फेज 1 और फेज 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को समझेंगे, कुछ इनसाइट्स आई एम गोइंग टू गिव यू विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल यू एस्पिरेंट्स. ठीक है, चले फिर लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज 7 सब्जेक्ट्स. ये 7 सब्जेक्ट्स हैं क्या? अच्छा देखो, योर पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. द फर्स्ट फेज, द सेकंड फेज एंड द थर्ड फेज. जब हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो ये है entirely ऑब्जेक्टिव. दिस इज entirely ऑब्जेक्टिव, है ना. और जब हम सेकंड फेज की बात करते हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव आल्सो एंड सब्जेक्टिव आल्सो. एंड योर थर्ड फेज इज योर इंटरव्यू फेज, right? So we have 3 subjects over here which we need to specifically study in phase 2 and we have 4 subjects in phase 1. In phase 1 we have quant, we have reasoning, we have English, we have general awareness, right? क्वांट में आपका 30 मार्क्स का रहता है, रीजनिंग में 60 मार्क्स का, इंग्लिश में 30 मार्क्स का एंड जनरल अवेयरनेस हैज द मैक्सिमम वेटेज व्हिच इज 80 मार्क्स. अगर हम सेक्शनल कट ऑफ देखें, सी फेज 1 में जब आप अपना फेज 1 का एग्जाम देते हैं, वहां पे एक तो यू हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ. यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है एंड साथ में यू हैव टू कवर एंड यू हैव टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ आल्सो. दैट इज दिस इज व्हाट मेक्स द एग्जाम टफ. यानी कि आपको हर एक सेक्शन में कुछ मिनिमम मार्क्स चाहिए ही चाहिए हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट 2024, द सेक्शनल कट ऑफ्स फॉर क्वांट is 7.5, for reasoning is 15, for English is 7.5 and for general awareness 20. तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है, कम ही रहती है. the crux is or the key to clearing this is selection of questions. सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, आप कम क्वेश्चंस करें लेकिन उसमें एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है. एंड द ओवरऑल कट ऑफ वाज 67.25. ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ थी फॉर फेज 1. दिस इज फॉर 2024 ओटी. ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, जब हम फेज 2 की बात करते हैं, यू हैव 3 एग्जाम्स. वन इज योर ईएसआई, वी हैव फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड देन वी हैव इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव. ईच ऑफ 100 मार्क्स, इक्वल वेटेज है. एंड यहाँ पे कट ऑफ कितना रहा है? 173.50. ये कट ऑफ रहा है फॉर 2024. तो ये तो हो गया हमारा जो हमने एक एनालिसिस किया है ऑफ द प्रीवियस ईयर. सो ये है आपके 7 सब्जेक्ट्स: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ESI, FNM which is your finance and management and your English descriptive. और हम हर एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का एक ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, बाइफरकेट करेंगे which are the important topics, which are easy topics, which are difficult topics. इनको हम बाइफरकेट करेंगे and then we are going to see कि किस तरह से इसे हमें कवर करना है. Fine, so let's move forward. अच्छा, अगर हम टारगेट स्कोर्स की बात करें, आई हैव एनालाइज्ड कि प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ क्या रहे हैं, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या रहे हैं, वो हमने एनालाइज कर लिया है.
उसके अकॉर्डिंगली आपका टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए। आप एस्पिरेंट है, आप ये सोचते हैं ना कि अच्छा मैं इतना टारगेट कर रही हूँ, मेरे जब मार्क्स आए मॉक टेस्ट में तो इससे ज्यादा आने चाहिए, अगर इससे ज्यादा आए दैट मीन्स आई एम इन द सेफ जोन। पूछते हैं ना काफी एस्पिरेंट्स कि सेफ जोन क्या है मैम, सेफ जोन क्या है, हम कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए हैं, कितने के लिए हम टारगेट बनाएं ताकि वी शुड फॉल नियर अबाउट दैट एरिया, और अगर हमें थोड़ा सा एक दो नंबर से कम ज्यादा हो गया सो वी विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। तो ये क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए व्हाट आई ब्रॉट ओवर हियर इज द टारगेट स्कोर्स फॉर योर 2025 एग्जाम। तो अगर आप फेज 1 को टारगेट कर रहे हैं तो मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं सो इट शुड बी मोर देन 75 प्लस। अब आप अगर 2024 में देखें तो कट ऑफ क्या रही है 67.25, है ना, लेकिन इससे ऊपर भी गई है, इससे कम भी गई है, लेकिन अगर हम एक 75 प्लस का टारगेट बना के चलेंगे सो यू आर गोइंग टू बी इन द सेफ जोन। क्वांट में कोशिश करें कि आप 8 प्लस मार्क्स लेकर आए, रीजनिंग में 17 प्लस मार्क्स लेकर आए, इंग्लिश में 20 प्लस एंड जनरल अवेयरनेस में 30 प्लस। तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू बाइफरकेट एंड सेक्शनल कट ऑफ आपकी तब आराम से यू आर गोइंग टू क्लियर इट इफ यू ट्राई एंड टारगेट अ स्कोर ऑफ 8 प्लस इन क्वांट, 17 प्लस इन रीजनिंग, 20 प्लस इन इंग्लिश एंड 30 प्लस इन जनरल अवेयरनेस। ठीक है, एंड आउट ऑफ 275 प्लस तो टारगेट आपको करना ही करना है टू बी इन द सेफ जोन। क्लियर बात। अच्छा ये तो हो गया फॉर फेज 1। नाउ लेट मी टॉक अबाउट फेज 2। फेज 2 की अब हम बात कर लेते हैं। टोटल मार्क्स 300 का है, 100 ईच, 100 फॉर इंग्लिश, 100 फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड 100 फॉर ईएसआई। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आपके नंबर 200 से ज्यादा आ जाए, 200 से ज्यादा आ जाएंगे, यू विल बी इन द सेफ जोन। फॉर पेपर 1 जो है आपका ईएसआई, उसमें आपको स्कोर करना है 70 प्लस। इंग्लिश में टारगेट होना चाहिए 60 प्लस का, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में टारगेट क्या होना चाहिए 70 प्लस का। ये आपके टारगेट स्कोर्स होने चाहिए हैं। राइट दिस डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड अपने स्टडी डेस्क में इसे सामने स्टिक कर लीजिए, तो ये आपने टारगेट करना है। एंड जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे, whenever you are going to appear for any mock test, your target is going to be 75 plus in phase 1 and 200 plus in phase 2। ठीक है, क्लियर बात। चलिए सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्वांट। क्वांट में देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव फेस डिफिकल्टी इन दिस क्वांट सेक्शन। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहती है राइट कि मैम क्वांट कैसे कवर करें, क्वांट बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले तो आप बाइफरकेटेड कि इसमें इजी टॉपिक्स क्या है और डिफिकल्ट टॉपिक्स क्या है। इजी टॉपिक्स जैसे हो गया सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, अरिथमेटिक, ये सारे क्या है इजी रहते हैं ये टॉपिक्स। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम वेटेज, मैक्सिमम क्वेश्चन आते भी डेटा इंटरप्रिटेशन से ही है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आते भी डीआई से हैं और ये डिफिकल्ट भी रहता है, यानी कि इस पे हमें फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, आपके अरिथमेटिक से कुछ क्वेश्चंस आते हैं मुश्किल, जैसे इंटरेस्ट से हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चंस आ गए, टाइम एंड वर्क से कुछ क्वेश्चन आ गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो डिफिकल्ट रहते हैं। ठीक है, आपने इसमें यू हैव टू अलॉट 1 आवर डेली फॉर दिस क्वांट सेक्शन, 1 आवर डेली। एंड एक तो मॉक टेस्ट आपने वीकेंड्स पे देना ही देना है। एन नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि ऑलिव बोर्ड में वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं विच इज कंप्लीटली फ्री। सॉरी, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं विच इज कंप्लीटली फ्री। तो आप इन मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं, वेरी इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। और अपने रिसोर्सेज कहाँ से आपने पढ़ना है, अपने वीडियोस देखें, अपने मॉक्स लगाएं। मेजरली तो देखिए जितने आप मॉक्स लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये तो हो गया क्वांट का बाइफरकेशन कि इजी टॉपिक्स क्या है, डिफिकल्ट टॉपिक्स क्या है, इनको लिख लीजिए। ठीक है, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अच्छा अब क्वांट के लिए लेट्स
हैव अ ब्रीफ ट्रेंड एनालिसिस। पिछले 2018 के पेपर से हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि किन टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना टाइम भी क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे अमंग दीज टॉपिक्स। क्लियर है ये? इतना आप सबको क्लियर है? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड that how am I bringing up this bifurcation, how have I brought this difference, how have I brought this this session for you all. I hope you're able to understand. ठीक है, चलो फिर अब हम देख लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस। पहले है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। आप 2018 से देख लीजिए 10 क्वेश्चंस 9, 11, 14 एंड 2024 में तो 15 क्वेश्चंस वर फ्रॉम डीआई। दैट मीन्स दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 to 15 क्वेश्चंस मिनिमम इस एरिया से आ ही रहे हैं। देन वी हैव अरिथमेटिक, ये भी वो डिफिकल्ट पोर्शन था। टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेजेस, परसेंटेजेस, फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, ये कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स रहते हैं। इसमें भी अगर आप ट्रेंड देखें, 14 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2018, 10 इन 2019, 13 इन 2021, 12 इन 2022। अब हम इसमें कम देखने लगे हैं। पिछले 2-3 साल से वी आर सीइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन दीज क्वेश्चंस, बट स्टिल दीज आर इंपॉर्टेंट। अनप्रिडिक्टेबल है, क्या पता 10 क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट एग्जाम में, 5 to 10 क्वेश्चंस। So you have to focus on this also. This also becomes very important. These two are the most difficult parts, right? अब easy वाले questions में देखते हैं। easy में हम quadratic equations देख लीजिए। as कम से कम 0 questions भी आए हैं, maximum से maximum 5 questions भी आए हैं। That means this is also important. आप इसमें एक risk ले सकते हैं, इसे practice कर सकते हैं, क्या पता you get 4 to 5 questions है। वैसे तो जो आपका average है 3 to 5 questions तो आ ही रहे हैं। From number series 5 questions were asked in 2024 and अगर आप ट्रेंड भी देखें तो 3 to 5 questions तो you have from this area. नंबर सिस्टम से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डेटा सफिशिएंसी, इससे भी 2 to 3 क्वेश्चन वी कैन सी। कई बार तो आए ही नहीं है क्वेश्चंस। तो ये तो हो गया आपका ब्रीफ एक ट्रेंड एनालिसिस फॉर योर क्वांट सेक्शन। तो ये है फॉर योर क्वांट सेक्शन। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डीआई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इसकी हायर वेटेज है एंड यहाँ पे क्वेश्चंस भी टफ आते हैं। तो यहाँ पे आपको मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेहनत करना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। यू हैव टू मिनिमम सॉल्व एटलीस्ट 10 प्लस क्वेश्चंस विद एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी। तो इसमें आपके 10 प्लस क्वेश्चंस तो 80% एक्यूरेसी के साथ होने ही चाहिए हैं, ठीक है? अगर आप फॉर कंटिन्यूसली फॉर 1 मंथ अगर आप रोज सिर्फ और सिर्फ 2 डीआई प्रैक्टिस करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, सो यू आर गोइंग टू रियली बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो फॉर 30 इयर्स आप एक टारगेट बना लीजिए कि आपने 1 से 2 डीआई तो डेली करने ही करने। अब डीआई है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या? इसमें आपको पैराग्राफ बेस्ड एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जाएगी जिसमें आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है। चाहे वो डेटा फिर टैबुलर फॉर्मेट में हो, चाहे वो पाई चार्ट में हो, चाहे वो बार ग्राफ में हो, तो आपने उस डेटा को इंटरप्रेट करना है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। सो फॉर एग्जांपल आपको एक पाई चार्ट दे दिया या फिर आपको एक टेबल ग्राफ दे दिया, वहां पे आपको कुछ नंबर्स दे दिए और आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाएंगे, आपने उसे कैलकुलेट करना है। अब जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वहां पे जैसे हो सकता है आपने एवरेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपको जो क्वांट का जो बेसिक्स है वो भी क्लियर होना चाहिए है। यानी कि प्री रिक्विजिट क्या है, दैट आपकी जो बेसिक अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये सब आपको क्लियर कट आना चाहिए। इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए है। So before you move on to DI, what you have to do is you have to clear your concepts of this. Clear your concepts. अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए, इनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तभी आप DI में भी सॉल्व कर पाएंगे। लीनियर इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए है। 2 और 3 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है वो आपको करनी आनी चाहिए है। सो सबसे पहले तो आप ये जो बेसिक चैप्टर्स है अरिथमेटिक के, वो आप सबसे पहले क्लियर कीजिए, वो आप सबसे पहले क्लियर कीजिए, ठीक है? तो पहले तो या तो अगर आपके ये प्री रेक्विजिट्स कंप्लीट है, फर्स्ट थिंग, या तो देखो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 केस हो सकते हैं। या तो आपने
ऑलरेडी जो अरिथमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने अरिथमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, तब तो वो पहला केस हो गया कि यू आर रेडी फॉर डीआई। सेकेंड केस क्या है कि आपने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं किए। तो अगर तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, देन यू कैन गो एंड स्टार्ट सॉल्विंग एडवांस्ड डीआई क्वेश्चंस। एडवांस डीआई क्वेश्चंस कर लीजिए इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड योर बेसिक अरिथमेटिक। जो कॉन्सेप्ट्स है, अगर आपने बेसिक उनको सॉल्व कर लिया है, तो आप एडवांस जो डीआई है उसको प्रैक्टिस कीजिए एंड गिव टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मॉक टेस्ट दीजिए, लाइव मॉक टेस्ट दीजिए, और रेगुलर बेसिस पे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस एडवांस्ड डीआई वाले आप कैलकुलेट कीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू हैव नॉट डन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं किए, तो सबसे पहले तो जाके फटाफट से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। जो आपके अरिथमेटिक और अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, वीडियो लेक्चर्स गो थ्रू कीजिए, थ्योरी गो थ्रू कीजिए, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उसे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर आप टॉपिक टेस्ट्स पे जाएं। जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसके टेस्ट्स पहले लगाएं, एंड after that, when you are ready with all this, then go to weekly live mock test and solving advanced DI based topic test. तो ये होनी चाहिए है आपकी strategy for quant. This is supposed to be your strategy for quant. तो ये पहला टिप था कि आप अपने क्वांट को किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप डायरेक्टली एडवांस डीआई क्वेश्चंस, एटलीस्ट 2 डीआई क्वेश्चंस पर डे फॉर कंटिन्यूअसली 30 डेज आप सॉल्व कीजिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है तो डोंट वेस्ट टाइम, अभी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना शुरू कीजिए, उसके टॉपिक टेस्ट्स को देना शुरू कीजिए, सो दैट यू कैन क्विकली मूव ऑन टू एडवांस डीआई। ठीक है, तो ये तो है आपकी पहली टिप फॉर योर फर्स्ट चैप्टर विच इज योर क्वांट। सो दिस वाज योर फर्स्ट टिप। ठीक है, अब क्वांट तो देखो हमने देख लिया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड डिफिकल्ट पार्ट विच इज योर रीजनिंग। अब कुछ लोगों के लिए रीजनिंग इजी रहता है, कुछ लोगों के लिए रीजनिंग डिफिकल्ट रहता है। आपने अपने आप आइडेंटिफाई करना है विच पार्ट आर यू फ्रॉम। इवन इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, तो उसमें भी हमने बाइफरकेट किए हैं, कुछ इजी टॉपिक्स, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स को बाइफरकेट किया है। लेट्स सी कौन से हैं ये इजी टॉपिक्स विच ईच वन ऑफ यू कैन डू वेरी इजी। जैसे हो गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, कोडिंग डी कोडिंग हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, मशीन आउटपुट। ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं और आप अगर इसे एडिक्वेटली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपसे ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अबाउट द डिफिकल्ट टॉपिक्स। क्या है वो डिफिकल्ट टॉपिक्स? पजल्स हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ये हो गए आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैक। यहाँ पे प्रैक्टिस 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 इज द की। अगेन रीजनिंग के लिए भी आप अलग से गिव 1 आवर डेली प्लस मॉक टेस्ट। रोल ऑफ मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड अगर आपको जैसे बेसिक क्लियर करने हैं अपने, सो यू कैन गो विद लेक्चर वीडियोस हो गया, आपने जो बेसिक थ्योरी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें एंड देन मूव ऑन टू मॉक टेस्ट। लेकिन जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे आप उतना आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी इन योर रीजनिंग सेक्शन। क्लियर बात? ठीक है, अगर चलो अब जैसे हमने क्वांट के लिए ट्रेंड एनालिसिस किया, लेट्स हैव एन एनालिसिस फॉर रीजनिंग एज वेल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपको पजल्स है, जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है, वहां से क्वेश्चंस देखें। 27 आए हैं 2024 में, एज हाई एज 30 इन 21, 22, 25 क्वेश्चंस इन 2018 एंड 2019, 20 क्वेश्चंस इन 2023, यानी कि 20 to 30 questions are from this section that highlights the importance of your puzzles. पजल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्टी भी वही है, क्वेश्चंस भी मैक्सिमम उससे आते हैं। क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग, उसमें से भी आप देखिए 10 to 12 क्वेश्चंस, 10 to 11 क्वेश्चंस आपके वहां से आते हैं। कोडिंग डी कोडिंग से 3 to 5 क्वेश्चंस या फिर 2 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम डी कोडिंग एंड कोडिंग। इनइक्वालिटीज में अभी 2024 और 2023 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पहले 3 to 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी सेक्शन, एंड आ भी सकते हैं, सो यू कांट लीव इट आल्सो, क्योंकि देखिए 2019 में नहीं आया, 2021 में आया है। फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस देखें अगर हम, तो 2024 में 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, तो 2 to 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम आए ही हैं फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी।
अल्फाबेट टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक से पिछले 2 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट बीच में आया था, तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम योर अल्फाबेट टेस्ट एंड अल्फा न्यूमेरिक। ब्लड रिलेशन से 1 to 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्शन से 4 क्वेश्चंस आए हैं, सिलोजिज्म से भी 3 to 5 क्वेश्चंस आए हैं, इनपुट आउटपुट से ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस आए हैं, और बाकी जो आपके मिसलेनियस है उसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं। 2 to 12 क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड एनालिसिस, पजल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पजल्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस का जो रेशियो है 1:2 है। दैट मीन इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर जो पजल्स हैं उनको नहीं भी सॉल्व कर पाए, तो अगर आप बाकी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो भी आप इस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आप 25 प्लस क्वेश्चंस 70% एक्यूरेसी के साथ क्लियर करें। ठीक है, ठीक है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर क्लियरिंग योर रीजनिंग वाला पेपर, रीजनिंग वाला टॉपिक या फिर रीजनिंग वाला सेक्शन कैसे हम क्लियर करें, दिस इज टिप नंबर 2 फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे इंपॉर्टेंट तो है टाइम मैनेजमेंट। सो सेक्शनल क्वेश्चंस के लिए जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उसमें टाइम लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करें क्वेश्चंस को, और उसके लिए क्या है, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतने, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए प्रीरेक्विजिट क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, इन सब से आपको फेमिलियर होना ही होना है। एंड आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो आप पहले मॉक टेस्ट दें, उसमें चेक करें कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जो अच्छे एरियाज हैं वो क्या है, जो आपके खराब एरियाज हैं या वीक पॉइंट्स है वो क्या है, आप उनको आइडेंटिफाई करें सबसे पहले, एंड अकॉर्डिंगली मेहनत करें इन दिस पोर्शन। ठीक है, तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं फॉर योर रीजनिंग। द फर्स्ट स्टेप इज दैट टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सबसे पहले तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लें एंड आइडेंटिफाई करें व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स। अब जो आपके वीक एरियाज है उसको आप वीडियो लेक्चर से कवर करें, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करें। वॉच वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखें, खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करें वीक एरियाज के लिए। फिर इन द फर्स्ट 25 मिनट्स जब आप अटेम्प्ट करते हैं अपने सेक्शनल टेस्ट, आप चूज करें अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि आप कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। पजल्स और पैसेजेस के लिए पहले ना जाए, पहले कुछ समय में आप वही क्वेश्चंस करें जो आपको लगता है कि आप फटाफट कर पाएंगे। यानी कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स पता है, अच्छा मुझे ब्लड रिलेशन बड़े इजीली हो जाते हैं, फटाफट से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ढूंढो और उसे कर लो। फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स ऑफ योर एग्जाम स्पेंड ऑन द वीक एरियाज। अगर कोई वीक एरियाज है जो आपने आइडेंटिफाई खुद किए थे, उसमें कोशिश करें। बहुत ज्यादा जो वीक है उनको छोड़ दें, जो आप ठीक ठाक कर लेते हैं उस पे जाएं। फिर पजल्स ट्राई करें। ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट 20 प्लस क्वेश्चंस एट लीस्ट, अगर 20 प्लस क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो फिर से जाएं, वीक एरियाज पे फोकस करें, वीडियो लेक्चर्स देखें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें, जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस उतने आप प्रैक्टिस करें। ठीक बात। सो दैट वाज योर सेकंड पेपर रीजनिंग। तो अब हमने क्वांट का देख लिया, अब हमने रीजनिंग का देख लिया, अब हम देखेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश में भी हम टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वी हैव वोकैबुलरी, ग्रामर, अदर सिंगल लाइनर जो क्वेश्चंस रहते हैं, वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, we have closed test, we have rearrangement। अब इसके लिए क्या है, डेली रीडिंग इज गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप रीड करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस केस एज वेल। अब इसके रिसोर्सेज क्या है, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालाइज करें कि आपकी वीक पॉइंट्स है, क्या आपकी ठीक पॉइंट्स है, वोकैबुलरी कितनी अच्छी है कितनी नहीं अच्छी है, ग्रामर किस तरह से है, आपकी ठीक है या नहीं है, काम करने की जरूरत है या नहीं है। एंड ऑब्वियसली मॉक टेस्ट देना तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्लियर है।
अच्छा, अब इसका भी ट्रेंड कर लेते हैं, जैसे हमने क्वांट और रीजनिंग का ट्रेंड किया है, इसका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। लेट्स मूव फ्रॉम 2018 टू 2024। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10 क्वेश्चंस देखें, कंटिन्यूअसली 10 क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम 2018 टू 2023, और पिछले साल 7 क्वेश्चंस, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट एटलीस्ट 8 टू 10 क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे from your reading comprehension, and that is why it becomes all the more important for you. ठीक है, दूसरा है एरर स्पॉटिंग या फिर ग्रामर। अब ग्रामर में से भी इंपॉर्टेंट रहता है, ग्रामर में क्वेश्चंस आपको एरर एरर ढूंढना, 4 to 5 क्वेश्चंस आपको इससे आ रहे हैं प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें, जम्बल्ड पैराग्राफ है उसको आपने ठीक करना है, तो 5 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेंटेंस कनेक्टर्स जो है 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फ्रेजेस एंड ईडियम्स से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लोज टेस्ट या फिर जो फिलर्स हैं 5 क्वेश्चंस, 5 to 6 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। फ्रॉम वर्ड इंटरचेंज या फिर स्वैप करने में आपको 3 to 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट या रिप्लेसमेंट्स में से 4 5 या फिर as as high as 5 questions and as low as 1 question is being asked from this area। यानी कि ये एक बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग सेक्शन है, अगर आप अपनी इंग्लिश पे फोकस करें दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आपको इसमें 22 प्लस तो स्कोर करना ही करना है, क्योंकि देखिए ओवरऑल कट ऑफ भी आपको निकालनी ही है, इसलिए इंग्लिश में आप जितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं उतने ज्यादा लाने की कोशिश करें। ठीक है, सो बेसिक इंग्लिश ग्रामर नॉलेज पे फोकस करें, फिर डिसेंट वोकैबुलरी आप रोज रीडिंग करें, न्यूज़पेपर रीडिंग करें, क्विक रीडिंग करने की कोशिश करें, स्किल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एंड ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस दैट यू कैन। 30 क्वेश्चन को टारगेट करने की कोशिश करें, जितनी कोशिश कर सकते हैं आप क्वेश्चंस करना उतने आप इसे करें। इंग्लिश यहाँ ये आपके लिए बहुत एक स्पेशल स्कोरिंग सेक्शन है, आप जितने मार्क्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतने कीजिए। सो दिस इज योर टिप नंबर 3 फॉर योर इंग्लिश पेपर। ठीक है, क्लियर है ये? और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर डेली। रीडिंग न्यूज़पेपर इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन योर नॉलेज पर्पसेस एंड कीपिंग अ टैप ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, इट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर इंग्लिश आल्सो। आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगा ये न्यूज़पेपर रीडिंग। अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, जो भी आप कुछ नया न्यूज़पेपर में देख रहे हैं उसे लिख लीजिए और उसे रिवाइज कीजिए, उसे यूज कीजिए। ठीक है, ट्राई टू आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी कोशिश कीजिए। ट्राई टू इम्प्रूव योर अटेम्प्ट्स, कीप स्कोरिंग हायर इन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं उतना कोशिश कीजिए इम्प्रूव करने की। ठीक है, सो दैट वाज फॉर योर इंग्लिश। फेज 1 का जो लास्ट आपका रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अ जनरल अवेयरनेस, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैक्सिमम 80 क्वेश्चंस का ये सेक्शन है। आपको इसको भी अलग से यू हैव टू गिव 1 आवर डेली फॉर दिस। मॉक टेस्ट भी देने हैं आपने, इसमें वीडियोस गो थ्रू करनी है, मैगजीन्स को गो थ्रू कीजिए, मॉक्स दीजिए, जितने मॉक्स दे सकते हैं उतने दीजिए। इसमें टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, पीआईबी, रोल ऑफ पीआईबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, फाइनेंस करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, आरबीआई के सर्कुलर्स हैं, अपडेट्स है, कोई रिपोर्ट्स है, आरबीआई की कोई नोटिफिकेशन है, स्टैटिक जीए है, ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर बात? क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ठीक है, सो इसका भी अब हम एक ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं फॉर योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन आल्सो। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक तो है करंट अफेयर्स जीके और एक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब जो आपने करना ही करना है, जो मोर और लेस मैक्सिमम क्वेश्चन इस एरिया से आ जाते हैं, जो जीके चेंज नहीं होती है, जो जनरल नॉलेज चेंज नहीं होती है, दैट इज स्टैटिक जीके। एंड करंट अफेयर्स ऑब्वियसली डे टू डे रिलेटेड, कोई नई रिपोर्ट आई है या कुछ आया है रिलेटेड टू दैट। नाउ इफ यू सी द ट्रेंड ओवर हियर, यहाँ पे हमारी जो स्टैटिक जीके है in all the years it is less as compared to your current affairs. That means keeping a tap on current affairs is very 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 important.
एंड करंट अफेयर्स में भी अगर हम देखें तो वी हैव स्पेसिफिक जीके, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेसिफिक जीके मतलब जो हमें पता ही है कि आरबीआई का सर्कुलर है तो हमें पता है कि ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की कोई मास्टर डायरेक्शन है तो हमें पता ही ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की कोई रिपोर्ट आई है तो हमें पता है ये इंपॉर्टेंट है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है तो वो हमें पता ही है कि दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज वन स्पेसिफिक जीके भी हमें स्पेसिफिकली पता है कि ये करना है तो करना ही है। वहां से आपको क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आए। उसके अलावा अगर देखिए स्कीम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिपोर्ट्स हो गया, फाइनेंस आरबीआई नोटिफिकेशंस हो गया, ईएसआई की जो न्यूज है, पीआईबी और मिंट, दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस ट्रेंड से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हाई स्कोरिंग सेक्शंस है क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो नेशनल न्यूज है वो है, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, दीज आर द वेरी हाई स्कोरिंग सेक्शंस जिसमें आप अगर रेगुलरली, इफ यू आर रीडिंग रेगुलरली, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। एंड यहाँ पे आपको 35 प्लस मार्क्स तो आने ही चाहिए हैं, जितने ज्यादा आ सकते हैं इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ठीक है, मोर द वेरियर। ठीक है, एंड इसके लिए क्या है, रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, री रिवाइज कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए, कीप ऑन रिवाइजिंग, रीड रिवाइज टिल योर एग्जाम। अब देखिए यहीं पे आई वुड लाइक टू गिव यू दिस इनसाइट कि क्यों रिवाइज करना इंपॉर्टेंट रहता है। रिवाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम, सिंस आई एम एन इकोनॉमिक्स एजुकेटर, तो आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी कि जो आपका टाइम है और जो आपका रिटेंशन पावर है, जो आपका रिटेंशन पावर है, जो और टाइम है, उसके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड योर रिटेंशन पावर। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है उतना ही आप रिटेन कम करते हैं चीजें, उतनी ज्यादा आप भूलते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर अपनी रिटेंशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इसमें क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू ब्रेक दिस साइकिल। आप इस साइकिल को ब्रेक करेंगे बाय रिविजन, बाय रेगुलर रिविजन। जब आपने इसे ब्रेक किया तो आपकी एक न्यू साइकिल फॉर्म हो गई। ठीक है, से आपने हफ्ते बाद रिवाइज किया, फिर आपने 10 दिन बाद रिवाइज किया, फिर आपने फिर से इस साइकिल को ब्रेक किया और फिर न्यू साइकिल स्टार्ट हो गई। फिर आपने फिर से एक साइकिल को ब्रेक किया, फिर आपकी फिर से एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो गई। और ये साइकिल चलती रहनी चाहिए टिल द टाइम यू हैव योर एग्जाम, and nothing is going to stop you from retaining these things. So what you're revising today, periodically उसे revise कीजिए। Periodically you have to revise whatever you are learning so that you can break this cycle, this negative relationship between time and retention power. ठीक है, सो आप अगली बार से ये डायग्राम ध्यान में रखें। ड्रॉ द स्टिकी नोट्स पे इसे ड्रॉ कीजिए और अपने डेस्क पे बना लीजिए, ताकि ये आपको एक रिमाइंडर लेकर आए दैट यू हैव टू कीप रिवाइजिंग टाइम एंड अगेन। ठीक है, अच्छा अभी जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा कि आप पहले करेक्ट टॉपिक्स जो है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। पहले आप टॉपिक्स देखिए आपने पढ़ना क्या है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भी ऐसा नहीं है कि आप जाके कुछ और ही पढ़ने बैठ जाए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको वो पढ़ना है। जैसे अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड सबसे ज्यादा न्यूज आती है, तो आप इन पे फोकस कीजिए। और फिर आप फोकस कीजिए कि आपने रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो कीजिए, कुछ आइडेंटिफाई कीजिए, एक दो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कीजिए, उसी को कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए और उन्हीं पे ट्रस्ट रखिए और अपनी प्रेपरेशन को आगे लेकर जाइए। पीरियोडिकली कवरेज रखिए एंड ऑब्वियसली रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ठीक है, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा फोर्थ टिप रिलेटेड टू योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट 6 मंथ्स के जो जनरल अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 6 मंथ्स एग्जाम से 6 मंथ्स पहले के बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर्स। गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस कीजिए, मिनिस्ट्री वाइज गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कीजिए, जो आरबीआई रेगुलर अपडेट्स लेकर आता है उसको कवर कीजिए, जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज है उसको कवर कीजिए, रिपोर्ट्स और इंडिसेस को कवर कीजिए, बैंकिंग एंड इकोनॉमी जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको आप अच्छे से कवर कीजिए। एंड इसमें आप एक 5W अप्रोच लेकर आए, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई। कोई भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं, कोई भी आप स्कीम पढ़ रहे हैं,
कोई भी आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वो आपको उसका हु व्हाट पता होना चाहिए कि रिपोर्ट या स्कीम या न्यूज किससे रिलेटेड है, किसके लिए है, कब लॉन्च हुई थी, कहां पर लॉन्च हुई थी, किस लिए लॉन्च हुई थी, दैट इज गोइंग टू बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है, और 74 डेज का एक रिवीजन हैक रखिए, हर 7 दिन बाद या हर 14 दिन बाद आप उसे रिवाइज कीजिए। पीरियोडिकल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे ये डायग्राम काम आता है और आपने इस डायग्राम के बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट। सो दिस इज माय टिप फॉर जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे आपका जो फेज 1 है वो मैं यहाँ पे आपका कंप्लीट कर रही हूँ। जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये चीज क्लियर हुई। अब क्या आप अपनी तैयारी ढंग से कर पाएंगे, क्या आप इन रिसोर्सेज का यूज करके अपनी तैयारी करेंगे, क्या ये बेनिफिशियल रहा आपके लिए, जैसे हमने बाइफरकेट किए इजी टॉपिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स, क्या आप अब अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। आई होप नाउ यू आर नॉट फीलिंग डायरेक्शनलेस। दिस एंटायर वीडियो इज फॉर गिविंग यू डायरेक्शन और आपकी प्रेपरेशन इजी हो, इसीलिए हम ये स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आए हैं। फाइन। अच्छा, अब बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 की बात करते हैं। सबसे पहले तो ईएसआई, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। अब यहाँ पे टॉपिक्स देख लेते हैं क्या, देख लेते हैं क्या टॉपिक्स रहते हैं। नेशनल इनकम हो गया, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर हो गया, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, चेंज इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने कवर ही करना है और इसके लिए यू हैव टू गिव 3 आवर्स मिनिमम। डेली बेसिस पे आप 3 आवर्स ईएसआई के लिए अलॉट कीजिए, क्योंकि आपने इसमें एमसीक्यूज ही नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एज वेल। आंसर राइटिंग भी इसमें प्रैक्टिस करना है एंड ऑब्वियसली वीकेंड्स पे मॉक टेस्ट देना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप नोट्स से जाएं, वीडियोस को देखें, मॉक टेस्ट के थ्रू प्रिपेयर करें, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो इसका भी ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। इसमें हम जो ये एमसीक्यूज के लिए मेजरली हम देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड है। देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स मैक्सिमम आप देखें, गवर्नमेंट स्कीम्स 2022 में भी, 21 में भी, 23 में भी 28, 31, 23 क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स। उसके अलावा रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, अगेन सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से क्वेश्चंस आए हैं। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट, आरबीआई का सर्कुलर इंपॉर्टेंट, सर्वे बजट इंपॉर्टेंट, बजट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अग्रीमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, समिट्स इंपॉर्टेंट है। ईएसआई स्टैटिक पोर्शन देखिए, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन स्टैटिक पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। तो स्टैटिक मेजरली आपका करंट से ही आ रहा है एमसीक्यूज में, लेकिन स्टैटिक क्यों जरूरी है, व्हाई इज स्टैटिक इंपॉर्टेंट, ताकि आप करंट को अच्छे से समझ पाए, करंट में जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उससे आप अच्छे से समझ पाए। आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ करंट करंट से डायरेक्टली आ जाएगा, उसको लिंक करके भी आएगा आपको स्टैटिक पोर्शन से। फॉर एग्जांपल अगर जीडीपी से रिलेटेड कोई न्यूज है तो हो सकता है उसके स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके आपको कोई क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में, है ना। एंड डिस्क्रिप्टिव में तो ऑब्वियसली सब कुछ रिलेट करके ही आपको स्टैटिक पोर्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम टाइम्स, 90%। ठीक है, और अगर हम इकोनॉमिक इश्यूज में से क्वेश्चंस देखें तो 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, पास्ट 4 इयर्स में 11 क्वेश्चंस है। कहाँ से आए हैं, आरबीआई रिपोर्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस कमीशन, एनबीएफसीज हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, यहाँ से आए हैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम सोशल इश्यूज की बात करें, 13 क्वेश्चंस ऑफ सोशल इश्यूज। क्या टॉपिक है, पॉवर्टी हो गया, ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, जेंडर इक्वालिटी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक चेंज, क्लाइमेट चेंज, इन सब से आपको क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस वेरी इंपॉर्टेंट, समिट है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे अनमिसेबल, बहुत इंपॉर्टेंट,
आरबीआई अपडेट्स है इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं ऊपर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है फॉर योर ईएसआई की यू हैव टू स्कोर 75 अबव, 75 प्लस आपने स्कोर करना ही करना है, 35 प्लस इन योर ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड 40 प्लस इन योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रख लीजिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब टिप दूंगी मैं आपको, टिप 5 फॉर योर ईएसआई। आपने 6 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज पे फोकस करना है, 6 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज पे बहुत अच्छे से फोकस करना है और 6 रिपोर्ट्स पे अच्छे से फोकस करना है, ये तो आपने करना ही करना है, यू आर नॉट सपोज टू मिस इट। ठीक है, और अगर आपको कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है तो उसमें यू हैव टू सिलेक्ट द क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली। चूजिंग द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। आपने ये सोचना है कि क्या आपके पास इनफ कंटेंट है उसमें लिखने के लिए या नहीं है। 6 मिनिस्ट्रीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल अर्बन अफेयर्स, ये रहेंगी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन 6 मिनिस्ट्रीज की जितनी भी स्कीम्स है उनको अच्छे से कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं मिनिस्ट्रीज में से आपको आएंगे ही आएंगे। और जो 6 रिपोर्ट्स है, कौन सी 6 रिपोर्ट्स है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक 2024 में इससे एक काफी बड़ा क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है। आरबीआई रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है एंड आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट। ये 6 रिपोर्ट्स आपको करनी ही करनी है, डू नॉट मिस दीज रिपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन फाइन, तो ये है आपका ईएसआई से रिलेटेड। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को चूज कैसे करना है वो आपको भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको चूज करना कि जो आप टॉपिक चूज कर रहे हो, जो क्वेश्चन चूज कर रहे हो, डू आई हैव इनफ कंटेंट टू मैच द वर्ड लिमिट फॉर द क्वेश्चन। वर्ड लिमिट जो क्वेश्चन की रहेगी, क्या आप 600 वर्ड्स लिख सकते हैं उस क्वेश्चन में कि नहीं लिख सकते हैं? क्या आप 400 वर्ड्स लिख सकते हैं उस क्वेश्चन में कि नहीं लिख सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, एंड आपने ब्रेनस्टॉर्म करने हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी अपने क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे अंडर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। क्या डायमेंशंस कवर करेंगे आप अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, क्या एग्जाम्पल यूज करेंगे, केस स्टडीज क्या यूज कर सकते हैं, वो आपने ध्यान में रखना है। और आपने 3 एरर्स को मिनिमाइज करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, ग्रामेटिकल जो एरर्स है उसको कम से कम करना है, पंक्चुएशंस जो है उनको कम से कम करना है। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई एम गिविंग यू ओवर हियर। ठीक है, और ईएसआई करने के लिए आप ईएसआई को कैसे किस मेथड से अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, जितने भी टॉपिक्स हैं एग्जाम में, जो आपका फाउंडेशन है आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 गो थ्रू कीजिए, उसके स्टैटिक पोर्शन को गो थ्रू कीजिए सबसे पहले। once you've done that, go through the newspapers। जो कोई ईएसआई स्पेसिफिक अगर कोई आर्टिकल है ना, आप उसे लिंक कीजिए, करंट को स्टैटिक पोर्शन से लिंक करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीडीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जैसे एडवांस्ड एस्टिमेट्स रिलीज हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो आप जाके देखिए कि एडवांस्ड एस्टिमेट्स क्या है, बजट एस्टिमेट्स क्या है, प्रोविजनल एस्टिमेट्स क्या है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या है, ये स्टैटिक में जाके फटाफट से रिवाइज करो। पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, फटाफट से स्टैटिक से रिवाइज किया, अच्छा इसके कॉजेस क्या हैं। अगर सपोज पॉवर्टी से रिलेटेड तेंदुलकर कमेटी का नाम आया है न्यूज में, तो आप तेंदुलकर कमेटी को पढ़ें जाके और बाकी कमेटीज को भी रीड कीजिए। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया, फटाफट से उसको रिवाइज कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट होती है उसका चैप्टर फटाफट से गो एंड रिवाइज इट। फिर नोट्स बनाए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, पॉइंटर्स बनाए, कोई अगर चैप्टर 4 पेज में कवर हो रहा है उसे फटाफट से हाफ पेज में कवर करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए फॉर रिवाइजिंग। अपने करंट अफेयर्स को कंसोलिडेट करो, आपकी जो पीआईबी है, स्कीम्स है, रिपोर्ट्स है, समिट है, बजट इकोनॉमिक सर्वे, उसके लिए कंसाइज आप अपने करंट अफेयर्स बनाए ताकि आप उसे रिवाइज कर सके। जो आप पढ़ रहे हैं उसे बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके फटाफट से लिख लो एक जगह पे, अपनी एक नोटबुक बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ। बार बार आप सब कुछ नहीं खोल के पढ़ने बैठेंगे, आपके खुद के नोट्स ही काम आएंगे।
especially for your revision purposes, and I hope I am making myself clear over here. ठीक है, I hope this is clear to all of you. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट्स लेने हैं. वंस यू डन विद ऑल दिस, आपने कंसोलिडेट किए हैं अपने नोट्स, नोट मेकिंग करी है, आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो गई है, मॉक टेस्ट दें एंड रिवाइज रिवाइज रिवाइज. जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसे एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिवाइज करें कॉन्सेप्ट्स को, करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करें. ठीक है, सो ये था आपके ईएसआई के लिए. सिमिलर हम फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए भी हम ऐसी ही एक सिमिलर स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं. सबसे पहले तो टॉपिक्स देखते हैं. फाइनेंस में है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडीज, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, फाइनेंशियल रिस्क हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्फ्लेशन, रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ये सब रहेंगे आपके टॉपिक्स फाइनेंस के अंदर. मैनेजमेंट के अंदर क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ओबी, पर्सनालिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, लीडरशिप, communication, emotional intelligence, interpersonal relationship, human resource development, organizational change and ethics. ये सारे आपके important topics रहेंगे from your finance and management. इसके लिए भी you have to give 3 hours daily. And mock test weekend में देना again important. Notes read कीजिए, videos देखिए, mock tests लगाइए, वो आपके लिए important रहेगा. जैसे हमने ट्रेंड एनालिसिस किया है फॉर ईएसआई, मैनेजमेंट और फाइनेंस का भी देख लेते हैं. मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे मैनेजमेंट से आए हैं. आउट ऑफ 50 मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर मैनेजमेंट कैटेगरी. देखिए, फिर फाइनेंस करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. देखिए, फाइनेंस करंट अफेयर्स मैक्सिमम क्वेश्चंस. फिर फाइनेंस स्टैटिक, इट इज फॉर एवरी ऑल द 3 इयर्स, 23, 22, 21. आरबीआई सर्कुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए आप, so we have this particular trend which you should follow. 5 क्वेश्चंस आपके फाइनेंस करंट अफेयर्स से आए, जैसे ओएनडीसी हो गया, टर्म्स इन न्यूज हो गया, जैसे एलटीआरओ हो गया, प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस, बजट, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, उससे आ गए. 7 क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंस स्टैटिक, स्टैटिक से डायरेक्ट आ गए, जैसे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसल नॉर्म्स हो गए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, इन्वेस्टिंग स्टाइल्स, इन सबसे आपको स्टैटिक पोर्शन से आ गया क्वेश्चन. फिर 12 क्वेश्चंस फ्रॉम योर मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स इन बिजनेस, इस सब से आ गया है ना. सो यहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका पोटेंशियल किस में है. आपका पोटेंशियल किस में है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है. जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहते हैं, टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल एंड नेशनल बैंकिंग, जैसे हो गया बैंकिंग एंड इकोनॉमी अपडेट्स हो गए, आरबीआई सर्कुलर्स हो गए, मास्टर डायरेक्शंस हो गए, फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और जो रेपिटेटिव टॉपिक्स है, कौन से, मैनेजमेंट थ्योरीज हो गई, एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज हो गया, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सब हो गया है ना. तो ये टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कीजिए और इनको तो कवर कर ही लीजिए. एंड यहाँ पे भी यू शुड स्कोर 75 प्लस मार्क्स एटलीस्ट, 35 प्लस इन ऑब्जेक्टिव्स, 40 प्लस इन डिस्क्रिप्टिव आपको आने ही आने चाहिए. ठीक है, ठीक है. आरबीआई अपडेट्स को फॉलो कीजिए, लिंक कीजिए, स्टैटिक के साथ लिंक कीजिए, तभी आप कवर कर पाएंगे. अब यहाँ पे आई हैव पुट इन सम इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी टॉपिक्स जो आपने मिस नहीं करना है. जैसे अगर हम फाइनेंस की बात करें, देन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, alternate sources of finance, banking system in India, primary and secondary market, derivatives का basics, non-banking system, financial inclusion, development in digital payment system, inflation, role of IT in banking, corporate governance, finance, financial risk management, union budget के concepts, approach, broad trends, ये सब आपने cover करने हैं. ये आपके priority topics रहेंगे. मैनेजमेंट के प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या है, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, पर्सनालिटी एंड परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड रीइंफोर्समेंट, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट. ये सब प्रायोरिटी टॉपिक्स रहेंगे. आपने इन सब टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं. मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दीज टॉपिक्स. ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएं इन टॉपिक्स के बारे में, खुद लिखें इन टॉपिक्स के बारे में, बिकॉज ये प्रायोरिटी टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं.
ठीक है, क्लियर है ये? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है, एंड आई होप दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए। अब इसका भी जैसे हमने ईएसआई के लिए एक मेथोडोलॉजी फॉलो की है, वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम मेथड और द सेम अप्रोच फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एज वेल। ठीक है, सबसे पहले आगे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर योर कॉन्सेप्ट सबसे पहले, और बैंकिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड जो कोई न्यूज है उन आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उनके नोट्स बनाएं, स्टैटिक के साथ लिंक करके उनके नोट्स बनाए, शॉर्ट पॉइंटर्स बनाए, अपने करंट अफेयर्स को कंसोलिडेट कीजिए। जो आरबीआई सर्कुलर है, फाइनेंस की करंट अफेयर्स है, उनको कंसोलिडेट कीजिए, उनका क्रक्स बनाइए ताकि आप उसे रिवाइज कर सकें। And obviously role of mock test is going to be very important. Analyzing the mock test is going to be very important, and उन्हें revise करना बहुत ज़्यादा important रहेगा. Again, just remember this diagram, this negative relationship between time and your retention power, and इसको आपने break करना है over a period of time. ठीक है, clear है ये? और अब हम अगर लास्ट में भी टॉक अबाउट द थर्ड पोर्शन विच इज योर थर्ड एग्जाम और थर्ड पेपर विच इज योर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, वहां पे आपको ऐसे रहते हैं, और ऐसे भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे आ जाएगा, इट इज इकोनॉमी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड या मैनेजमेंट रिलेटेड, सोशल इश्यू से रिलेटेड हो गया जैसे एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। फिर आपकी जो प्रेसी राइटिंग है वो किसी भी करंट टॉपिक पे रहेगी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूजुअली आपकी न्यूज़पेपर एडिटोरियल से रहता है। आपने इसके लिए 1 आवर डेली देना है, मॉक टेस्ट देने हैं वीकेंड्स पे, और इसका जो रिसोर्सेज रहेगा ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिस टेस्ट, और इसके कोई रिसोर्सेज नहीं है। प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना आप कीजिए। इट इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल, एंड ऑब्वियसली न्यूज़पेपर रीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है ये? अगर हम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का ट्रेंड एनालिसिस करें, सो यू कैन सी हियर, राइट एन ऐसे ऑफ अबाउट 600 वर्ड्स। कौन से टॉपिक्स है? इफेक्ट ऑन माइग्रेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, अगेन सोशल इश्यूज से है ये टॉपिक। वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉइज एट वर्क प्लेस, तो ये भी सोशल इश्यूज तो है ही, साथ में इकोनॉमी को भी थोड़ा हमने एड ऑन कर दिया। डिस्कस सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ होस्टिंग ओलंपिक्स इन इंडिया। Anyone who stops learning is old, whether at 20 or at 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. Henry Ford, you have to elaborate on this topic. ठीक है, फिर प्रेसी आया है। प्रेसी के लिए क्या टॉपिक था? कैन एआई रिप्लेस सीईओ इन एन ऑर्गेनाइजेशन? इसको आपने प्रेसी राइटिंग करनी है। फिर एक पैसेज था विच वाज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर। तो ये एक ट्रेंड है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं इन द प्रीवियस ईयर। सो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव? कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स, आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल्स है, कॉम्प्रिहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। पैराफ्रेजिंग स्किल्स होनी चाहिए, आंसर राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए है। कंटेंट इज अ प्रीरेक्विजिट, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे। जितना कंटेंट होगा आपके पास, उतना आपके पास नॉलेज होगी, उतना आप अपने आंसर में लिख पाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने 600 वर्ड्स तक स्ट्रेच कर पाएंगे। आंसर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आंसर को डिवाइड करना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन डिवाइड करना, पॉइंटर्स में आंसर लिखना, दैट इज गोइंग टू बिकम अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? आपने 60 प्लस मार्क्स तो लेकर ही आने हैं इसमें, ऐसे प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, क्लियर बात? अपने एरर्स को मिनिमाइज कीजिए। फोकस टिप नंबर 7, सेवेंथ सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, और इसमें जो मैं लास्ट टिप आपको देना चाहूंगी कि आपने प्रूफ रीडिंग करना बहुत जरूरी है। अपने एरर्स को मिनिमाइज कीजिए, अपने इवैल्यूएट कीजिए अपने आंसर्स को, अपने मॉक टेस्ट को इवैल्यूएट कीजिए, एंड स्टिक टू द वर्ड लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड, बहुत ज्यादा अपना टाइम इंट्रोडक्शन में स्पेंड ना करें। डोंट बीट अराउंड द बुश, जो पूछा है उसी को आंसर कीजिए। हे वाई, डोंट राइट योर आंसर ऐसे ही इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, जो पूछा गया है उसको लिखें। जो आपकी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स है उनको कम करने की कोशिश कीजिए। जितने भी पार्ट्स पूछे हैं क्वेश्चन में, हर एक पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड वन एक्स्ट्रा टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू,
कीप योर आंसर सोल्यूशन ओरिएंटेड, जहां पे भी आपको चैलेंजेस पूछे हैं वहां पे सोल्यूशन और एक वे फॉरवर्ड लिखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, बार बार उन कीवर्ड्स को भी नहीं यूज करना, लेकिन उन्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसी को आपने एड्रेस करना है। राइटिंग एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा आपको अब ध्यान में रखनी है, वर्ड लिमिट को भी आपने एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। एंड व्हाट आर द टिप्स टू राइट द आंसर, आप जो भी डिमांड है क्वेश्चन की आप उसे पूरा करें, जो भी क्वेश्चन में लिखा है कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हीं के अराउंड आंसर को लिखें, स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लें, इंट्रोडक्शन लिखें, इंट्रोडक्शन कैन बी अ डेफिनेशन, कोई डेटा है रीसेंट उससे रिलेटेड आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी टॉपिक पूछा है स्टार्टिंग में आप उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो बॉडी है उसको आप डिवाइड करेंगे, बॉडी को भी पॉइंटर्स में, जितने भी कीवर्ड्स लिखे उसको आप पॉइंटर्स में डिवाइड करेंगे, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए आपका आंसर, काफी डायमेंशंस को कवर करना है, और वो डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया, सोशल डायमेंशन, एनवायरमेंटल, एथिकल, लीगल डायमेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, थिंकर पर्सपेक्टिव से, टाइम के पर्सपेक्टिव से, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में क्या रहेगा, तो आपने सब डायमेंशंस को कवर करना है, फैक्ट्स को साइट करना है, कोई सर्वे है, कोई इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट है, आप उनको डेटा लेकर आए, जितना डेटा होगा उतना अच्छा होगा आपके आंसर के लिए, एग्जाम्पल्स जितने दे सकते हैं उतने एग्जाम्पल्स दीजिए, स्कीम्स जितनी आप यूटिलाइज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, स्कीम्स को यूज करें, उनके ऑब्जेक्टिव के साथ बताएं, रिपोर्ट्स, इंडिसेस और सर्वे को लेकर आए, एंड लास्ट में कंक्लूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन जब आप लिखें तो आप याद रखें कि थोड़ा सा वे फॉरवर्ड के तरीके से पॉजिटिव नोट पे एंड करें, कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए आपका कंक्लूजन, ठीक है। So this is the last tip for your English descriptive. I hope this session was beneficial for you. ये हैं आपके 7 subjects और ये हैं आपके लिए 7 very important tips. इस PDF को डाउनलोड कीजिए, बार बार इसे रीड कीजिए और आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्ट्रीमलाइन कीजिए अपने प्रेपरेशन को. दिस सेशन इज स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू एस्पिरेंट्स लाइक यू, ताकि आप अपने जो एग्जाम की तैयारी है उसे ढंग से अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है. You can also be a part of this 6-month rigorous program, one-on-one mentorship program है ये आपका Air 1 के साथ है ये for RBI Grade B 2025, ठीक है. तो यहाँ पे आपको वन ऑन वन सेशंस मिलेंगे, आपको मंथली वन ऑन वन सेशंस मिलेंगे विद द मेंटोर्स, स्टडी ग्रुप विल बी गाइडेड बाय मेंटोर्स, कस्टमाइज स्टडी प्लान आपको मिलेगा, प्रोग्रेस ट्रैकिंग रहेगी, लाइव क्लासेस विल बी अवेलेबल, नोट्स, बुक एंड मॉक टेस्ट, जितने भी आरबीआई ग्रेड बी के बैचेस है आपको सब अवेलेबल होगा इन दिस एयर वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम. सो इफ यू वांट अपनी तैयारी आपने अच्छे से करनी है, स्ट्रीमलाइन तरीके से करनी है, जो डायरेक्शनलेस ना हो, तो come and take up this course. And also we have recently launched this batch 5 jahan pe I will be taking up ESI classes and we have Payal ma'am, we have Prateek sir, we have Varsha ma'am, hum sab aapko padhayenge, लाइव क्लासेस रहेंगी फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2, आपको डिटेल्ड स्टडी नोट्स मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्लासेस रहेगी, मॉक टेस्ट रहेंगे. सो यू कैन टेक अप दिस बैच, हमने अभी अभी इसमें क्लासेस स्टार्ट करी है, ये लाइव बैच रहेगा एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. इफ यू वांट टू टेक अप द कोर्स यू कैन टेक इट अप. And that's it from my side. Thank you so much everyone for watching. I hope this session was beneficial for you. I hope आपको इस सेशन से काफी insights मिले होंगे and I really hope that अब आपकी जो preparation है वो एक सही direction में जा पाएगी. अब ये उन लोगों के लिए है जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं. There are many people who do not take up coaching और वो self study करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इसी तरह से आई हैव टेकन अप मेनी स्ट्रेटजी वीडियोस, जिसमें जैसे हाउ टू स्कोर 55 प्लस इन जनरल अवेयरनेस, तो काफी मैंने सेशंस लिए हैं, आप उन सेशंस को भी लगा सकते हैं. अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कीजिए एंड डू नॉट वेस्ट टाइम एवरीवन. बहुत कम समय बचा है, वेस्ट मत कीजिए, अभी से शुरू कीजिए एंड प्लीज गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट. जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी, उतने ज्यादा आप
के चांसेस हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. You have the potential to work hard. You have the potential to work towards your goal. You have the potential to study really hard and clear this examination. And if you want direction, then take up the course. जहां से भी आपको बेनिफिट रहता है, अगर आप फ्री रिसोर्सेज से कर सकते हैं आप करें. आई हैव टेकन अ स्पेशल अगेन अ डिफरेंट सेशन रिलेटेड टू फ्री रिसोर्सेज से कैसे आप तैयारी कर सकते हैं. फ्री करंट अफेयर्स जो रिसोर्सेज है यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, उससे आप कैसे तैयारी कर सकते हैं. आई हैव टेकन अप स्पेशल कोर्स स्पेशल सेशन ऑन दैट आल्सो, तो आप वो भी लगा सकते हैं. ठीक है. सो जस्ट डोंट वेस्ट टाइम. ऑल आई वांट टू से इज दैट ऑल ऑफ यू डोंट वेस्ट टाइम. आप ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो दैट मींस यू आर एन एस्पिरेंट हु वांट्स टू क्लियर दिस एग्जाम दिस ईयर इटसेल्फ. ठीक है. So I just wish all of you all the best. Take care of yourselves, take good care of your health and keep studying. अच्छे से मेहनत कीजिए and clear this exam this time. Thank you so much. Take care. Have a nice day and see you in my next class. Thank you. Bye bye.